हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ क्लास पे हमारा उत्सर्जन तंत्र लेसन हमने स्टार्ट किया था और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कि नेफ्रॉन। तो मानव जो उत्सर्जन तंत्र लेसन है, मानव उत्सर्जन तंत्र, इसमें हमारा जो टॉपिक है आज वो है नेफ्रॉन। तो बच्चों, नेफ्रॉन, सबसे पहली बात तो नेफ्रॉन क्या है, ये वृक्क यानी किडनी, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है और प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या लगभग 10 लाख के करीब होती है। 10 लाख नेफ्रॉन जो है वो इनकी संख्या होती है प्रत्येक वृक्क में। और वृक्क की संरचना में, नेफ्रॉन की जो संरचना में, नेफ्रॉन की संरचना में 4 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो है मेल पीठिकाएं, दूसरा भाग है समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तीसरा भाग है हेनले लूप और चौथा भाग है दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी कि डीसी। तो इस तरह से बच्चों इसके 4 भाग हो जाते हैं। जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है वो पीसीटी है और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है इसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये 4 भाग जो हो गए। यहाँ पर मेल पीठिकाएं जो है ये फिर 2 भागों से मिलकर बनता है। पहला है बोमन कैप्सूल और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस। तो इसको अपन एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेल पीठिकाएं की। तो मेल पीठिकाएं का ये जो भाग होता है जो इस तरह से प्याले नुमा होता है, तो ये जो प्याले नुमा भाग है इस प्याले नुमा भाग को ही हम कह रहे हैं बोमन कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल हो गया ये प्याले नुमा भाग, जो कि ये हो गया प्याले नुमा भाग, बोमन कैप्सूल। इसका पहला भाग, मेल पीठिकाएं का पहला भाग। बोमन कैप्सूल के अंदर ये एक धमनिका प्रवेश करती है जिसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। बाहर निकल गई, ये धमनिका है और अंदर जाकर इसमें ये रुधिर नलिकाओं का गुच्छा बना लेती है, केशिकाओं का। ये जो धमनिका प्रवेश की है इसमें
वास्तव में ये वृक्क धमनी है, वृक्क धमनी है जो अंदर बोमेन कैप्सूल में प्रवेश करने से पहले ये पतली नलिका में बदल गई। इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। और ये अभिवाही धमनिका जो है ये अंदर प्रवेश कर जाती है, किसके अंदर, बोमेन कैप्सूल में, और एक गुच्छा बना लेती है। तो ये जो गुच्छा बना है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। तो इस तरह से दो भाग हो जाते हैं, किसके, दो भाग हो जाते हैं मेल पेगिकाई के। एक तो प्यालेनुमा संरचना जिसको बोमेन कैप्सूल बोल रहे हैं इस तरह से, और इसके अंदर जो नलिकाएं आकर गुच्छा बनाई है गुच्छे को बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये पहला भाग हो जाता है बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर मेल पेगिकाई। कि जो बाहर जो नलिका निकली इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। और बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो अभिवाही धमनिका है ये चौड़ी होती है और अपवाही धमनिका सक्रिय होती है। क्यों होती है ये हम आगे बात करेंगे जब इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये बोमेन कैप्सूल से पीछे की तरफ हम क्या देख रहे हैं कि ये एक नली निकली और ये यहाँ जाकर इस तरह से ये कुंडलित नलिका बना लेती है। तो ये कुंडली जो नलिका इसने बनाई है इस कुंडलित नलिका को ही हम कहते हैं डीसीटी, पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब ये जो कुंडलित नलिका है यहाँ से ये बाहर निकल कर आ गई है और फिर ये यहाँ से सक्रिय हो जाएगी, थोड़ी सी सक्रिय होकर और ये एक लूप बनाती है। इस लूप को ही बोलते हैं हेनले लूप। इस लूप को क्या बोलते हैं, हेनले लूप। ये हो गया हेनले लूप। अब ये नली वापस से ऊपर की तरफ जाएगी और फिर दोबारा से चौड़ी हो जाएगी पहले की तरह, और ये चौड़ी नलिका होकर वापस से नली जो थी वो चौड़ी हो गई थी यहाँ पर। फिर एक कुंडलित नलिका बनाएगी है इस कुंडलित नलिका को अब हम बोलेंगे डीसीटी, पीसीटी या डीसीटी। और ये जो कुंडलित नलिका है फिर बाद में यहाँ संग्रह नलिका में खुल जाती है। संग्रह नलिका में और भी बहुत सारी नलिकाएं खुलती हैं इस तरह की। ये हो गई संग्रह नलिका। तो इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि नेफ्रॉन की संरचना पढ़ रहे हैं। ये बोमेन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है और ये डीसीटी है। अब यहाँ पर जो ये नलिका है, ये नलिका क्या होती है वास्तव में, इनके चारों तरफ
एक जाल बनाएगी। ये जाल यहाँ पर इस तरह से एक जाल बनाएगी। ये वापस से बाहर निकली नलिका और ये जो बन गई, ये बन गई वृक्क शिरा, यानी वृक्क शिरा के रूप में ये बाहर निकल आई, धमनी के रूप में अंदर गई, शिरा के रूप में बाहर निकल कर आ गई है। और ये इसके चारों तरफ क्या है, अब हमको ऐसे जाल बना देना है। चाहे तो इसको अलग कलर के पेन से बना सकते हैं, ये रेड पेन से बना सकते हैं जाल। तो ये जाल बन जाता है रुधिर नलिकाओं का। क्यों बना है, क्योंकि इसमें हम आगे स्टेप पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है कि कुछ पदार्थ जो छन कर आ गए हैं इसमें नेफ्रॉन में और हमारे शरीर के लिए वो काम के हैं, तो उनको वापस से पुनः अवशोषण करने के लिए इस जाल का निर्माण किया गया है। और ये जो जाल है ये वापस से पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेता है। तो इस तरह से बच्चों ये मानव में उत्सर्जन तंत्र में हमने नेफ्रॉन की संरचना बनाई है। और ये इसका जो डायग्राम है आपको उम्मीद है समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और लगातार वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।